भारतीय इतिहास का एक बेहद खास दिन जिसने आधुनिक भारत को एक नया स्वरूप दिया। 1947 में भारत को आज़ादी तो मिली, लेकिन गोवा दमन दीव पर पुर्तगाल का कब्जा बना रहा। 14 साल तक गोवा के लोगों को आज़ादी के लिए संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि पुर्तगाल भारत छोड़ने को तैयार नहीं था। गोवा के आज़ादी के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन, डिप्लोमेटिक टॉक सब कुछ किए गए, और यह जब सब कुछ फेल हुआ तो भारत सरकार ने 18 दिसंबर को ऑपरेशन विजय लॉन्च किया, और 36 घंटे के इस मिशन के बाद गोवा पुर्तगाल के कब्जे से मुक्त था। 19 दिसंबर 1961 को केवल आज़ादी का दिन नहीं था, बल्कि गोवा के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। तो स्टार्ट करते हैं आज के दिन से। आज है 18 दिसंबर, और 18 दिसंबर दो इंपॉर्टेंट डेज को सेलिब्रेट करता है। फर्स्ट है इंटरनेशनल माइग्रेंट डे, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। यूनाइटेड नेशन ने इसे घोषित किया था। इट हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन एंड चैलेंजेस ऑफ द माइग्रेंट्स वर्ल्ड वाइड। 2024 का थीम है कि ऑनरिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेंट्स एंड द रिस्पेक्टिंग देयर राइट्स। और दूसरा डे जो आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है, माइनॉरिटी राइट डे इन इंडिया। इट हाईलाइट एंड एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजियस हार्मनी, रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज। मानसरोवर यात्रा इज नाउ ओपन फॉर इंडियंस। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने बोला है कि चाइना इज रेडी टू वर्क विद इंडिया। हम दोनों देशों के कोर इंटरेस्ट और मेजर कंसर्न को ध्यान में रखते हुए इसका हल निकालने को तैयार है, ताकि दोनों देशों के राजनीतिक संबंध पहले की तरह स्टेबल हो सकें और दोनों देश के हेल्दी डेवलपमेंट के लिए साथ खड़े रहें। 17 दिसंबर को भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल 23वें राउंड के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक के लिए बीजिंग पहुंचे। इसका की फोकस था कि बॉर्डर डिस्प्यूट को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकें, और इसी मीटिंग के बाद ये न्यूज़ चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने सबके साथ शेयर की। दरअसल चाइना इस मैटर को रिजॉल्व करने में इतना ज़्यादा जल्दी इसलिए कर रहा था कि ट्रम्प के टैरिफ लगने से पहले ये मैटर सॉल्व हो सके, ताकि भारत से उसका ट्रेड बैलेंस बना रहे। चाइना ने पाकिस्तान के सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के विक को डायरेक्ट मना कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान अपने ग्वादार पोर्ट में चाइना के मिलिट्री लाने के बदले ये चाहता था कि चाइना उसे सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी दे, लेकिन चाइना एनपीटी के तहत किसी भी नॉन न्यूक्लियर कंट्री को न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं दे सकता। लेकिन पाकिस्तान न्यूक्लियर कैपेबल होने के बाद भी एनपीटी का मेंबर नहीं है, इसलिए चाइना इंटरनेशनल लॉ को ब्रेक नहीं कर सकता। सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का मतलब है कि अगर कोई कंट्री पाकिस्तान पर न्यूक्लियर अटैक करता है और वो अगर झेल जाए, ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन अगर वो झेल जाए तो उनके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे वो रिवेंज ले सकें। सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी उसे ही कहते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर सबमरीन। अमेरिकी सरकार ने पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर और सैंक्शन लगा दिए हैं। इस सैंक्शन के तहत पाकिस्तान की 4 एंटिटीज़ के सारे बिजनेसेस बंद कर दिए गए हैं, और इनके सारे एसेट जो यूएसए में थे उनको फ्रीज कर दिया गया। अमेरिका ने जिन पे सैंक्शन लगाए हैं वो 4 कंपनियां हैं: पाकिस्तान नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, अफिलिएट इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन प्राइवेट लिमिटेड, रॉक साइड इंटरप्राइजेज। यूएसए ने यह सैंक्शन प्रोलिफिकेशन ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के तहत इनके मैन्युफैक्चरिंग और मीन्स ऑफ डिलीवरी पर सैंक्शन लगाया है। पाकिस्तान ने इसके जवाब में बोला है कि इन सेक्शन का लगना अनफॉर्चुनेट और बायस डिसीजन है, क्योंकि इससे रीजनल पीस एट रिस्क होगा और रीजन में मिलिट्री कैपेबिलिटी में एक बड़ा गैप होगा, जिससे पाकिस्तान को जूझना पड़ेगा। पाकिस्तान ये प्रोग्राम अपने राइवल से बैलेंस करने के लिए कंटिन्यू कर रहा है। आई एम श्योर आपने ऐसे आर्टिकल बहुत से देखे होंगे कि इंडिया के श्रीलंका में चाइना के ऊपर बड़ी जीत हुई। दरअसल हुआ ये कि श्रीलंका के पिछले गवर्नमेंट के जाने के बाद नई गवर्नमेंट बनी है, उसके प्रेसिडेंट अरुण कुमार दिसनायके ने अपनी पहली विजिट चाइना न जाके इंडिया का किया है, और इस 3 दिन के विजिट में भारत ने बहुत से सोशल और इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट का ऑफर श्रीलंका को दिया, और साथ में ही $5 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया है। बदले में श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने अश्योरेंस दी है कि श्रीलंका की ज़मीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। आपको याद होगा कि जब पिछली बार हम अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट कर रहे थे, चाइना की एक स्पाई शिप श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर आकर खड़ी हो गई थी, और हमारे बहुत मना करने के बाद भी पिछली गवर्नमेंट राजापक्षे इस चीज़ को रोक नहीं पाए थे। आई एम श्योर आपने आर्टिकल कहीं ना कहीं देखा होगा, जिसमें बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस, जो कि अभी बांग्लादेश की कमान संभाल रहे हैं, इन्होंने सार्क के डिस्फंक्शन होने में भारत को ब्लेम किया है। सार्क जो कि 8 देशों का ग्रुप है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव हैं। सार्क को बनाया गया था ताकि ये देश आपस में मिलकर रीजनल कॉर्पोरेशन और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बनाए रखें, लेकिन पाकिस्तान के बढ़ते क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की वजह से भारत ने इसमें पार्ट लेना बंद कर दिया था। भारत के साथ साथ नेपाल, श्रीलंका, भूटान ने भी इसमें पार्ट लेना बंद कर दिया था। सार्क के डिस्फंक्शन होने का और भी बहुत रीज़न है, जैसे कोविड के टाइम जब वैक्सीन इन देशों को भेजना था, तब बॉर्डर कनेक्टिविटी की इश्यू को पाकिस्तान ने सॉल्व नहीं कर पाया था। तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी टीआईपी, जो एक उगर मिलिटेंट ग्रुप है, उसने कसम खाई है कि जैसे उन्होंने सीरिया में बशर अल असद को हटाया है, वैसे ही वो चाइना से ईस्ट तुर्किस्तान, जिसमें उरुमची, अक्सू, कासगर जो कि सिंजियांग प्रोविंस में आते हैं, उनको चाइना के ऑपरेशन से
आज़ाद कराएंगे। टीआईपी का कहना है कि चाइना जो मुसलमानों के साथ मास डिटेंशन कल्चरल ऑपरेशन करता है, उसके लिए ये बॉर्डर जिहाद है। ऑल ओवर यूएसए के ऊपर ड्रोन को उड़ते हुए देखा जा रहा है और अमेरिकी गवर्नमेंट ने बोला है कि हमें नहीं पता है कि क्या है। अब तक इनकी संख्या 80 से ऊपर हो चुकी है। ट्रंप ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इन ड्रोन्स को तुरंत शूट डाउन करने को बोला है और सवाल उठाया है कि बिना गवर्नमेंट के जाने इतने सारे ड्रोन कहां से आएंगे। इसमें ज़रूर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कुछ छिपा रही है और सभी ड्रोन्स लगभग यूएसए के मिलिट्री बेस के आसपास ही देखे जा रहे हैं। जर्मनी में भी यूएसए के मिलिट्री बेस के पास ड्रोन को देखा गया है। अमेरिकी पब्लिक के बीच गुस्सा बढ़ता जा रहा है और गवर्नमेंट का बोलना है कि हम अभी ट्रैक डाउन कर रहे हैं। इजराइल के एम्बेसडर टू इंडिया रुएन अजहर ने बात बोली है कि हमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से सीखना चाहिए कि कैसे वॉर ऑफ नैरेटिव जीता जाता है, कैसे सॉफ्ट पावर को प्रोजेक्ट करके लोगों के ओपिनियन को चेंज किया जा सकता है। क्योंकि जब यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो जब हम रशिया से बहुत ज़्यादा तेल खरीद रहे थे, तो पूरा यूरोप और पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड हम पे इतना प्रेशर कर रहा था कि आप रशिया से ऑयल क्यों खरीद रहे हो, आप वॉर को फंड कर रहे हो। लेकिन एस जयशंकर ने उस समय डिप्लोमेटिकली इतने बेहतरीन जवाब दिए थे ताकि, और यूरोप के बहुत से लीडर्स ने भी ये बात मानी कि ठीक है, रशिया से इनका संबंध है, इसलिए लोग तेल खरीद रहे हैं। तो इजराइल के एम्बेसडर का कहना है कि हम हार्ड पावर तो हमारे पास बहुत है, लेकिन हमने सॉफ्ट पावर पर कभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में हो रहे अपने इनाग्रेशन सेरेमनी में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को भी इनवाइट किया है। इससे पहले ट्रंप ने चाइना पर टैरिफ लगाने की धमकी दे चुके हैं और कोविड के समय कोरोना वायरस को ट्रंप ने चाइना वायरस का नाम दिया था। इतने टेंशन के बीच में ट्रंप ने शी जिनपिंग को इन्वाइट किया है। बहुत से एक्सपर्ट का कहना है कि दिस इज मोस्ट अनलाइकली दैट प्रेसिडेंट शी विल गो। लेकिन प्रेसिडेंट शी ने यूएस चाइना बिजनेस काउंसिल में बोला है कि चाइना इज विलिंग टू एक्सप्लोर राइट पाथ टू को एग्जिस्ट विथ यूएस। इस पर आगे और क्या होता है देखते हैं। इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर गुकेश दोमराजू ने सिंगापुर में हो रहे फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप में चाइना के ग्रैंड मास्टर डिंग लिरेन को हराकर विश्व चैंपियन का खिताब हासिल किया। यह भारत के दूसरे और दुनिया के 18वें वर्ल्ड चेस चैंपियन है। इससे पहले भारत के विश्वनाथन आनंद 5 बार वर्ल्ड चेस चैंपियन रह चुके हैं। गुकेश ने यह वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप मात्र 18 साल की उम्र में जीता है, जिससे ये इतनी कम उम्र में जीतने वाले सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी हैं। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जस्टिन ट्रूडो का मजाक बनाया। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कनाडा को 51st स्टेट बनाने के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन इस बार 25% टैरिफ पर चर्चा करने के लिए ट्रूडो ट्रंप के घर गए थे। आफ्टर डिस्कशन, ट्रंप पोस्टेड ऑन हिज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल अबाउट दैट इट वाज अ प्लेजर टू हैव डिनर द अदर नाइट विथ गवर्नर जस्टिन ट्रूडो ऑफ द ग्रेटर स्टेट ऑफ कनाडा। ये किसी देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए कितनी शर्म की बात है कि किसी दूसरे देश का प्रेसिडेंट उसको गवर्नर कह रहा है, जबकि वो प्राइम मिनिस्टर है। पाकिस्तान अपने आप को मुस्लिम उम्मा का लीडर समझता है, लेकिन रियलिटी में उम्मा का जो चुम्मा है वो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि प्राइम मिनिस्टर कुवैत जा रहे हैं बायलैटरल टाइज को स्ट्रेंथन करने, और वहां जाते ही कुवैत ने पीएम मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे दिया। ऐसे टोटल 20 इंटरनेशनल अवार्ड पीएम मोदी को मिल चुके हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए हैं। और यहाँ तक कि जॉइंट कम्युनिके में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ कुवैत ने भारत का सपोर्ट। हाल में ही अमेरिका ने पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बैन कर दिया था और पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया, चाइना, रसिया के साथ क्लब कर दिया था एडवर्सरीज नेशन के लिस्ट में। ये वो देश हैं जिनके मिसाइल यूएसए को हिट कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का बोलना है कि यूएसए ये किसी और देश के कहने पर कर रहा है और उनका इशारा इजराइल की तरफ था। पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से यूएसए को उतना खतरा नहीं है जितना अधिक इजराइल को है। अनलाइक ईरान, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, इसलिए इजराइल पाकिस्तान के इस मिसाइल प्रोग्राम को टारगेट कर रहा है। आप सबका क्या करना है कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अमेरिका के आने वाले 4 साल पूरे दुनिया के लिए इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि ट्रंप ने ग्रैंड और ग्रेटर अमेरिका की प्लानिंग शुरू कर दी है। आप बोलोगे कि लेकिन क्या है ग्रैंड अमेरिका, क्या इसमें अमेरिका बड़ा हो जाएगा? तो हाँ, ट्रंप कनाडा को यूएसए में तो मिलाना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप ने पनामा और ग्रीनलैंड को भी यूएसए में मिलाने की बात की है। लेकिन आप बोलोगे कि ग्रीनलैंड तो डेनमार्क का हिस्सा है, इसलिए ट्रंप ने ग्रीनलैंड को डेनमार्क से खरीदने की बात की है और पनामा कनाल को कंट्रोल करने के लिए पनामा देश पर मिलिटरी कार्रवाई करेंगे। तो हुआ ये कि पाकिस्तान में इमरान खान के अरेस्ट के बाद पीटीआई वर्कर्स ने पूरे देश में हंगामा किया, लेकिन साथ में ही कोर कमांडर के घर को भी जला दिया। इसलिए पाकिस्तान आर्मी ने 120 लोगों का मिलिट्री ट्रायल करके उनको सज़ा सुनाया, लेकिन इस पर यूरोपीय यूनियन भड़क गई। उनका बोलना है कि सिविलियन का केस सिविल कोर्ट में होना चाहिए, ना कि मिलिट्री कोर्ट में। इसलिए यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान का यूएसपी+ स्टेटस हटाने की धमकी दी है। लेकिन इससे क्या होगा? यूएसपी+ स्टेटस होने की वजह से पाकिस्तान यूरोप में जो एक्सपोर्ट करता था उस पर टैक्स नहीं लगते थे, लेकिन अगर इसको हटा दिया जाएगा तो जो थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट पाकिस्तान यूरोप में करता है उस पर भी टैक्स लगना चालू हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान एकदम प्रेशर
विनाश काले विपरीत बुद्धि। बांग्लादेश के एक्स एजुकेशन मिनिस्टर अब्दुल सलाम पिंटू को 17 साल बाद जेल से बाहर निकाल दिया गया है, जिस पर पाकिस्तानी आतंकवादियों की मदद करने और उनको हथियार पहुंचाने का आरोप साबित हुआ था कि वो भारत पर टेररिस्ट अटैक कर पाएँ। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट, जिसको किसी ने चुना भी नहीं, मोहम्मद यूनुस किसी का वोट लेके सरकार में नहीं बैठे हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस का बांग्लादेश लगातार भारत को टारगेट करने और भारत को नुकसान पहुंचाने वाले कदम उठा रहा है। इसलिए अब बांग्लादेश को उसकी औकात दिखानी जरूरी है। बांग्लादेश को अब पाकिस्तान की तरह ट्रीट करना चाहिए। बिजली का बिल तक देने का पैसा नहीं है इनके पास, लेकिन लकड़ी इनको लेनी है। भारत पाकिस्तान की राइवलरी में पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा मूव किया है। पाकिस्तान चाइना से 40 5th जनरेशन फाइटर जेट J-35S लेने वाला है, लेकिन भारत के पास भी तो है ना राफेल एयरक्राफ्ट। नहीं, राफेल 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है, इसलिए इस मामले में भारत पाकिस्तान से पीछे हो जाएगा। 5th जनरेशन फाइटर जेट की खास बात होती है उनका स्टेल्थ मोड। वो किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ईजिली चकमा दे सकते हैं। इसलिए भारत को भी अब 5th जनरेशन फाइटर जेट को खरीदना होगा, क्योंकि AMCA-M का जो हम खुद बना रहे हैं उसको अभी 10 साल और लगेंगे मास प्रोडक्शन में। इसलिए अभी के टाइम के लिए खरीदना बेस्ट ऑप्शन है भारत के लिए। भारत के 13वें प्राइम मिनिस्टर, 15वें RBI गवर्नर एंड अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह जी का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। अ ग्रेट लीडर 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित और 1991 में जब वो अंडर PV नरसिम्हा राव फाइनेंस मिनिस्टर बने तो देश की हालत बदतर थी। इन्हीं के अंडर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का दौर शुरू हुआ, जिसकी बदौलत आज भारत 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। ए ह्यूज लॉस फॉर इंडिया। मरणोपरांत इनको भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। पाकिस्तान क्या ही देश है। USA में एक गवर्नमेंट आती है, पाकिस्तान में इमरान खान जेल में, और USA में नेक्स्ट गवर्नमेंट आने वाली है और डोनाल्ड ट्रंप के एलाई ने इमरान खान को बाहर लाने की बात शुरू कर दी है। पाकिस्तान में होगा क्या, ये व्हाइट हाउस डिसाइड करता है, लेकिन बढ़िया है कि इमरान खान बाहर आ जाए, क्योंकि बढ़िया इसलिए है इमरान खान भारत के लिए बहुत बड़ा एसेट है। लेकिन कैसे? इमरान खान ने पाकिस्तान को ऐसा डैमेज किया है जितना भारत कभी मिलिट्री माइट से भी नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा क्या किया इमरान खान ने? भाई ने पूरे पाकिस्तान को पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ कर दिया। बताओ, इंडिया कभी कर पाता है ऐसा? कभी नहीं। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, ये एकदम फिट बैठता है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान पर, क्योंकि अफगानिस्तान अब पाकिस्तान से बदला लेने वाला है, वो भी ढंग से। क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में TTP के आतंकवादियों को मारने के लिए एयर स्ट्राइक किया, लेकिन 15 औरतें और बच्चे मारकर चले आए। इसलिए तालिबान ने कसम खाई है कि इसका हिसाब होगा। लेकिन क्या तालिबान किसी वेल ट्रेंड मिलिट्री से वॉर लड़ पाएंगे? तो नहीं। तालिबान एक्टिवेट करेगा TTP को, यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान को, और वो फिर बदला लेंगे तालिबान की तरफ। भारत के बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर चाइना दुनिया का सबसे बड़ा डैम ब्रह्मपुत्र नदी पर कंस्ट्रक्ट करने जा रहा है, जिसकी कॉस्ट है $137 बिलियन। लेकिन इससे भारत को क्या खतरा है? चीन अपने देश में जो चाहे वो करे? तो नहीं। इस डैम के बनने के बाद चीन बहुत सारा पानी होल्ड कर पाएगा, और वॉर लाइक सिचुएशन में ये पानी नॉर्थ ईस्ट रीजन में बाढ़ ला सकता है और हमारे देश के लोगों की जान खतरे में जा सकती है। इसलिए चाइना के इस मूव को काउंटर करने के लिए भारत भी अरुणाचल प्रदेश में इंडिया का 2nd लार्जेस्ट डैम आफ्टर भाखड़ा नागल डैम कंस्ट्रक्ट करेगा, जिसकी कॉस्ट होगी 50। जब देश में फ्रीबी कल्चर हो तो ये होना ही था। चाइना ने पूरी दुनिया को शॉर्ट कर दिया अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट से। लेकिन आप बोलोगे ऐसा क्या 6th जनरेशन फाइटर? तो भाई लोग, 5th जनरेशन तो सिर्फ स्टेल्थ मोड लेके आता है, लेकिन 6th जनरेशन फाइटर जेट में पायलट की ज़रूरत ही नहीं होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसको चलाया जा सकता है, जो इसे अंधा डेडली बना देता है। तो और दे लो फ्री में बिजली और पानी, राशन। डिफेंस बजट जब बढ़ाना नहीं है तो यही होगा। अभी हम 4th जनरेशन फाइटर जेट को भी पूरा नहीं बना पाते। तेजस का जो इंजन है वो अमेरिकन है, और राफेल तो हमने फ्रांस से ले रखा है, और हमारा 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA 2035 में बन के तैयार होगा। कर लो कंपटीशन चाइना से, ऐसे ही तो करेंगे। UK के एक न्यूज़पेपर द इकोनॉमिस्ट ने बांग्लादेश को कंट्री ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है, पता नहीं किस बेस पर। ये है वेस्ट की हिपोक्रेसी। शेख हसीना अमेरिका और UK के हिसाब से नहीं चली तो उनको हटा दिया गया, और जो गवर्नमेंट आई है वो इलेक्टेड भी नहीं है, उनको किसी ने चुना नहीं है, लेकिन उनको अवार्ड दिया गया है कंट्री ऑफ द ईयर। भारत के कई फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट और पूर्व एम्बेसडर ने इसको जोक ऑफ द ईयर बोला है। बांग्लादेश में फूड शॉर्टेज है, एनर्जी शॉर्टेज है, लेकिन है वो कंट्री ऑफ द ईयर। क्या कर? तालिबान ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला किया। तालिबान के रक्षा मंत्री ने बोला है कि पाकिस्तान हमें कमतर समझता है, इसलिए ये अटैक ज़रूरी था। दरअसल अफगानिस्तान की कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे अशरफ गनी की गवर्नमेंट हो या तालिबान की, वो दुरंत लाइन को नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की बहुत सी ज़मीनों पर इलीगली कब्जा करके रखा हुआ है। हुआ ये कि तालिबान ने अपने चेकपोस्ट को TTP को दे दिया, और TTP वालों ने पाक आर्मी पर हैवी मशीनरी के साथ हमला बोला है। अब लगता है कि पाक आर्मी को
प्रॉपर कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। इतना कुछ हो गया और सेल्फ क्लेम्ड दुनिया की नंबर 1 एजेंसी आईएसआई को कुछ पता ही नहीं चला। बताइए। इंडियन आर्मी ने ईस्टर्न लद्दाख में पैंगोंग त्सो लेक के पास छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू को एज ए सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस इंस्टॉल किया है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे किंग हैं जिनको पैन इंडिया में रिस्पेक्ट मिलता है। जो उनकी सोच थी स्वराज, उसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। चाइनीज़ बॉर्डर के पास यह सब करना तो ठीक है, लेकिन भारत को अपने मिलिट्री बजट को भी इंक्रीज़ करना चाहिए, क्योंकि इंस्पिरेशन तो ठीक है लेकिन मिलिट्री माइट रहना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चाइना भारत से मिलिटरली बहुत आगे है। उनका डिफेंस बजट $293 बिलियन और भारत का बजट $83 बिलियन है। इसको इंक्रीज करके कम से कम भारत का डिफेंस बजट $100 बिलियन के पास